नमस्कार दोस्तों, बीसीआर न्यूज़ में आपका स्वागत है। और आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं भूतपूर्व ऑफिसर रॉ ऑफिसर आर.के. यादव जी से। जी हाँ, आर.के. यादव जी आज हमारे साथ में स्टूडियो में मौजूद हैं। तो आइए जानते हैं कि आज का जो माहौल चल रहा है, आज की जो फिल्में बन रही हैं रॉ के ऊपर, तो उस बारे में आर.के. यादव जी का क्या कहना है। यादव जी, बीसीआर न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हमें बताइए, इस मुद्दे पर हम आपसे बात करेंगे कि जो आजकल फिल्में बन रही हैं रॉ के ऊपर बन रही हैं, वो रियल में रॉ के ऊपर बन रही है या फेक रॉ पे बन रही है। उसमें मुझे लगता है कि ये गूगल का प्रयोग ज्यादा हुआ है, यानी कि गूगल से ढूंढ के उसमें से कुछ निकाल के और वो उसको डिपिक्ट किया गया कि ये रॉ की स्टोरी है। जी हिंदी फिल्मों में जो मैं महसूस कर रहा हूँ, जी इसमें जो हमारे रॉ के जो पुराने ऑफिसर्स हैं, जी उनके व्यूज लेके पिक्चरें नहीं बनाई। राइट। ये ट्रेंड हॉलीवुड में है। जी हॉलीवुड में जो कुछ सीआईए के ऑफिसर हैं, हाँ जी ये उनके प्रोड्यूसर डायरेक्टर उनकी मदद लेते हैं जी और वो उसमें कुछ रियलिटी दिखाई देती है। दो तीन फिल्म, जैसे अभी एक मद्रास कैफे आई हाँ थी जी। जॉन अब्राहम की फिल्म, जी उसमें रॉ का काफी रोल दिखाया गया था जी और रॉ का एक चीफ भी दिखाया था। जी उसकी प्रोजेक्शन भी थोड़ी ठीक थी, लेकिन मैं सेटिस्फाई नहीं था। जी उसमें जो एक ट्रेटर था, जी देशद्रोही था, हाँ वो एक हमारा रॉ का पुराना अफसर था जो सीआईए से मिल गया था और उसको उसमें दिखाया गया है। लेकिन फिल्म में ये दिखाया है कि उसने आखिरी में अपने आप को गोली मारी, सुसाइड की। जबकि रियल लाइफ में ऐसा नहीं था। मेरा कहना का तात्पर्य ये है कि अगर ये इस बारे में किसी सर्विंग ऑफिसर से सलाह करते तो उसकी प्रोजेक्शन रियल लाइफ की होती। मतलब आपका कहना मतलब यह है कि किसी भी रॉ के ऑफिसर से इस पर डिस्कस ना करके फिल्म बनाई गई थी। एक सीन, एक पिक्चर और आई थी बेबी, जी अक्षय कुमार की, उसमें एक सीन रियल था। वो सीन ये था कि वो नेपाल से एक को उठा के लाते हैं, वो पाकिस्तान का एजेंट होता है और उसको ला के अक्षय कुमार जब मारने की कोशिश करता है तो कहता है मुझे मारिए मत, जो आपको पूछना है मैं बता देता हूँ। जी वो उसको वो सब बता देता है, लेकिन अक्षय कुमार आखिरी में उसको मारता है। अच्छा, मारता तो उसने कहा कि आपने मारे क्यों? जी कहता हमारी आदत है। और वो फिल्मी सीन हो गया। वो फिल्मी सीन था, लेकिन उसमें सच्चाई ये थी कि ये आदमी रॉ ने उठाया था, जो रियल स्टोरी है रॉ की, इसको उठाया था, उठा के इंडिया लाए थे। लेकिन वो एक मिस्टेकन आइडेंटिटी थी, उसी नाम के दूसरे आदमी को उठा लाए थे। फिर जब उसको उठा के इंडिया लाए, उसको इंटरोगेट किया तो पता चला ये तो दूसरा आदमी है, नाम वही था। उधर जो उस आदमी की वाइफ ने काठमांडू में काफी शोर किया, फिर वो दूसरा ओरिजिनल था उसको ढूंढा, तो इसको वापस लेके गए, उस ओरिजिनल को उठा के लाए। तो उसको ला दिक्कतों का सामना काफी करना पड़ेगा। दिक्कतें तो हैं इस काम में, ये कम दिक्कतों का ही काम है, ये कोई आराम का काम नहीं है। इसमें हर काम में दिक्कत है, घर से निकलते दिक्कत शुरू होती है, घर में घुसने के बाद दिक्कत पीछे पीछे आ जाती है। नहीं, इसमें कुछ ज्यादा, चूंकि एक तो देखिए आर्मी हमारे देश की है, वो सबको पता है कि ये आर्मी है, देश की रक्षा कर रही है, और एक रॉ जिसको पता ही नहीं कि कौन रॉ में है कौन नहीं है, और एक सिविल वर्दी में वो एक इंटेलिजेंस का बंदा बन के एक मतलब एक तरह से आपको कि वो अपने आप में ये नहीं होता कि वो क्या अपने आप को प्रूफ करे कि मैं क्या हूँ। प्रूव करने की जरूरत नहीं है, उसमें हम किसको प्रूव करना है। देखिए कई बार क्या होता है, पकड़े जाते हैं, मतलब रॉ ऑफिसर पकड़े गए तो आप उसको ये नहीं कह सकते हमारे यहाँ की गवर्नमेंट कहती है हमारा आदमी नहीं है, पाकिस्तान कहती है हमारा आदमी नहीं है, तो कहाँ पकड़ा गया? आप कहना चाह रहे हैं कि हिंदुस्तान में या पाकिस्तान में कहीं नहीं, यहाँ कौन पकड़ सकता है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पकड़े या पाकिस्तान में पकड़े, एक शहीदी का दर्जा उनको नहीं दे रहा। देखिए यहाँ तो पकड़ने का कुछ चांस ही नहीं है। यहाँ कौन पकड़ेगा? पुलिस पकड़ेगी? यहाँ नहीं पकड़ेगी, बाहर के देशों में। अगर बाहर के देशों में उसमें हम सर्विंग ऑफिसर वहाँ पे अगर नहीं जाते हैं, हम अपना एजेंट क्रिएट करते हैं और उस एजेंट को भेज के इन्फॉर्मेशन लेते हैं।
वो एजेंट पकड़ा जाता है। वही ना, अगर जब मान लिया वो एजेंट रेगुलर सर्विस में नहीं होता है, रेगुलर सर्विस में नहीं होता, उसको दूसरी तरह से कंपनसेट करके वहाँ भेजा जाता है। फिर वो इन्फॉर्मेशन लाता है कि वो बेचारा पकड़ा जाता है, उसके साथ दुर्व्यवहार भी होता है, उसके साथ टॉर्चर भी होता है। पाकिस्तान में ऐसे बहुत से लोग बंद भी हैं अभी, पीछे वो सरबजीत का किस्सा भी जुड़ा था, वो इसी से जुड़ा हुआ था। हाँ, तो वो थोड़ी दर्दनाक सी बात है। उसमें सरबजीत के मामले में भी मैंने मनमोहन सिंह को एक चिट्ठी लिखी थी। जब पहली खबर ये छपी थी तो उसमें इसका नाम मनजीत सिंह दिखाया था। नाम चाहिए था स्टार्टिंग में सुनना। तो मनजीत सिंह था, तो मैंने तो मनमोहन सिंह पीएम थे, उनको चिट्ठी लिखी थी, ये मनजीत सिंह है या सरबजीत सिंह है या कोई और सिंह है, अगर आप इसकी जान बचाना चाहते हैं तो इसी तरह का क्राइम का जो पाकिस्तानी या इंडिया में बंद है उससे एक्सचेंज करो। एक्सचेंज उस टाइम पे अभी तक तो इस तरह का शॉप तो इंडिया में किया ही नहीं, किस तरह का भी यहाँ पे कर सकते थे, करना चाहें तो उस वक्त डिप्लोमेटिक रिलेशन अच्छे थे, पॉलिटिकल रिलेशन भी अच्छे थे, तो ये चीजें नेगोशिएबल है, ऐसा कुछ नहीं है। कोरिया जो है, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया हमारे से, पाकिस्तान और इंडिया से बड़े दुश्मन है, उनमें भी एक्सचेंज होता है, इवन गल्फ कंट्रीज में एक्सचेंज होता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूरोप में चीजें एक्सचेंज होती है। और मैं भी दोनों सरकारों से अपील करूंगा, इंडिया की भी और पाकिस्तान की भी, ये जो इनोसेंट उधर सड़ रहे हैं पाकिस्तान की जेलों में या हमारे हिंदुस्तानी जेलों में उनके आदमी सड़ रहे हैं, ये सजाएं भुगत रहे हैं, उनकी फैमिलीज परेशान हो रही हैं दोनों तरफ। इस किस्म के जो लोग जिनकी यूटिलिटी ना तो अब इधर रही है ना उधर रही है, उनको मेरा ख्याल एक्सचेंज कर लेना चाहिए। ये उनके परिवार की भलाई के लिए भी है और हमारी सिक्योरिटी और जो जेल अथॉरिटीज हैं उनका भी थोड़ा बोझ कम होगा, उधर भी कम होगा। इसमें लेट द गुड सेंस प्रिवेल, मैच्योरिटी से काम करना चाहिए और इसमें एक मुहिम भी चलानी चाहिए। तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। किस तरह की कि इन लोगों को एक्सचेंज करो, एक्सचेंज करने की। हाँ, कोई उनकी यूटिलिटी नहीं है, कुछ हमारे यहाँ पड़े हुए हैं, बुढ़े हो गए हैं, उनकी बीमारियां लगी हुई हैं, चलने फिरने लायक नहीं है, एक किस्म से बोझ बने हुए हैं, बोझ बने हुए, उल्टा खर्चा भी हो रहा है हमारा। खर्चा तो आदमी जो होगा उस पर होगा ही, वो इशू नहीं है, इशू एक ह्यूमन लाइफ का है जी, ह्यूमन एंगल से मैं बात करता हूँ। इनको एक्सचेंज कर लेना चाहिए। ये इस लार्जर पर्सपेक्टिव में गवर्नमेंट्स को सोचना चाहिए। ये नैरो थिंकिंग वाली आर्मी या ये जो दूसरी पाकिस्तान की, इनके विचार तो मिलेंगे नहीं, लेकिन ब्रॉड एंगल से देखें तो इनको एक दूसरे से बदल लेना चाहिए। तो अभी एक क्वेश्चन आप सॉल्व करना चाहिए कि जैसे कि आज की तारीख में एक मुद्दा बना हुआ है आतंकवाद का, जो हमारे इंडिया के इंडियन मुजाहिदीन, जैसे कि अभी भोपाल में आपने देखा 8 आतंकवादी मारे हैं, उस पर हमारे देश के जो राजनेता हैं वो एक सियासी जंग लड़ रहे हैं इस टाइम पे। वो कह रहे जी ये आतंकवादी नहीं थे, कोई कहते कि आतंकवादी थे। इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? ये जो राजनेता इनको काम क्या है? ये सवेरे उठ के एक पार्टी वाला दूसरी पार्टी के खिलाफ प्लानिंग करता है। अब दिग्विजय सिंह नाम का एक जंतु है यहाँ पे हिंदुस्तान का, उसके मुंह से कभी भी आप सुनेंगे तो एक सभ्य आदमी की भाषा में कोई शब्द नहीं निकलता जी। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कांग्रेस पार्टी इसको क्यों उठा के घूम रही है। ये किसी काम का नहीं है, इसकी कोई यूटिलिटी नहीं। मुझे लग रहा है इसके घर वालों को भी इसकी यूटिलिटी नहीं है जी, सही बात है। वो ही इज ए स्पॉइलर और वो कांग्रेस पार्टी का इमेज ही खराब कर रहा है। कोई कांग्रेस के वोट नहीं बढ़ा लंबे अरसे से चलता है। हाँ, तो ऐसे कुछ ये जो एलिमेंट्स हैं इनका ये हर पार्टी में जी। मैं एक तो ये एक्सेप्शन मैंने इसका नाम लिया क्योंकि ये इस कैटेगरी में सबसे ऊपर है। तो इस तरह के एलिमेंट, इनको सवेरे से शाम तक काम क्या है? यही है ना, नहीं देखते हैं कि क्या कमी है, बस कमी को क्या जो स्टेट में जो भी गवर्नमेंट हो गई वहां पे जो भी एक्शन होगा उसके अपोजिशन पार्टी का काम उसको राइट पर्सपेक्टिव में देखना नहीं है, देश हित में देखना नहीं है। उनको अपोजिशन फॉर द सेक ऑफ अपोजिशन, दैट इज देयर मोटिव कि हमें इनकी अपोजिशन करना ही है, चाहे कुछ भी है। चाहे प्रधानमंत्री कोई अच्छा काम भी करे तो राहुल गांधी ने यही कहना कि गलत किया। वही मैं क्वेश्चन आपसे करने वाला था। यही बीजेपी वाले कुछ मामलों में करते हैं जी, जहां कांग्रेस की इलेक्टेड गवर्नमेंट्स हैं। तो ये
बड़ी इमेच्योर सी पॉलिटिक्स हो गई है हिंदुस्तान में। नहीं, मैंने एक चीज देखी है कि इतना बीजेपी वाले नहीं करते थे, जो कि आज की तारीख में जनता सभी जानते हैं कि कौन गलत है कौन सही है। कांग्रेस ही कुछ ज्यादा ही घुसे हुए हैं, बीजेपी के पीछे लगे हुए हैं। अभी राहुल का कल का मैटर ले लीजिए आप। नहीं, ये बेरोजगार है। सही कह रहे हैं, बेरोजगार है। जैसे हमारी दिल्ली की बीजेपी है, वो बेरोजगार है। हाँ जी, वो केजरीवाल के पीछे लगी रहती है। इसी तरह सेंट्रल गवर्नमेंट है, कांग्रेस बेरोजगार है, वो बीजेपी के पीछे लगी रहती है। तो ये अपना टाइम किस तरह पास करें इन उल्टी सीधी स्टेटमेंट्स देके। मैं टीवी मीडिया में रोज देखता हूँ, कुछ भी कोई ढंग की बात नहीं करता, पर्सनल ईगो क्लैश होता है। नेशनल इश्यूज पे कोई सोचता नहीं है, देश हित की बातें करने से हिचकते हैं और ये नहीं देखते कि हम लोग अब मैच्योर डेमोक्रेसी, ये हमारा प्रोजेक्शन जो दूसरे देशों में हमारे लाखों करोड़ों जो भारतीय बाहर रह रहे हैं, वो हमारे मजाक उड़ाते हैं। अभी लास्ट टाइम ये कौन टीवी में बैठा के लिए हमारा मीडिया दिखा रहा है। जी जी, लास्ट टाइम प्रधानमंत्री ने पीछे रामनाथ गोयन का अवार्ड दिया है, उसमें वो इनवाइटेड थे, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि एक जॉइंट मीडिया क्रिएट कीजिए, जैसा कि CNN और BBC। उन्होंने अल जजीरा का भी नाम लिया कि वो आ रहा है। हमारे यहाँ कोई इस किस्म का चैनल या मीडिया हाउस है ही नहीं। एक्चुअली यहाँ वही बात है, सब अपने आप में मस्त है। नहीं, मस्त नहीं, ये दुकानें खोल रखी, कुछ प्रॉपर्टी डीलर हैं, उनके चैनल चल रहे हैं। मुझे बड़ा अफसोस होता है देख के, वहां पे वो अनवांटेड से आदमी बैठा के देश हित की बातें करते हैं, उनको पता है नहीं कुछ। तो इसमें मीडिया को बड़ा चीप बना दिया है, मीडिया को छोटा। और मीडिया क्या हो रहा है कि ये अखबारी मीडिया को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कन्वर्ट किया। इनके अपना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का अपना कोई बेस नहीं है, ना इनके पास कोई ऐसी मशीनरी है जो कोई इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करे। अखबार पढ़ के उसी पे स्टोरी लेके चार बैठ जाते हैं और इधर उधर शोर करके चले जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गया हमारा। ये तो है। CNN और BBC लेवल का एक भी चैनल है तो हमारे यहाँ नहीं सर, नहीं है सर। मुझे बड़ा अफसोस होता है। टोटल एक किस्म से कमर्शियलाइज हो गया। आधे घंटे का प्रोग्राम आता है, उसमें मेरे का 15 मिनट का न्यूज आइटम होता है, 15 मिनट की ऐड होती है। तो इस किस्म का ट्रेंड यहाँ पे चला हुआ है। और हमारी खिल्ली जो हमारे विदेश में हमारे जो इंडियंस रह रहे हैं वो उड़ा रहे हैं, वो उससे इनका और छवि गिर रही है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मैंने भी लास्ट टाइम एक गाना रिलीज किया था फौजियों के ऊपर, तो उस पर काफी कमेंट्स आए थे और यहाँ तक बोल दिया था कि सन 84 को याद करो, क्योंकि सरदार जी ने वो गाना गाया था, तो यहाँ तक बोला गया था कि उसको सन 84 को याद करो कि इंडिया में सन 84 में हमारे साथ क्या हुआ था। मतलब इंडिया को इतना वो गलत समझते हैं कि हमारे कंट्री की जो गलत प्रोजेक्शन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू विदेशों में हो रही है, उस पे हमें कुछ लगाम सरकार को भी लगानी चाहिए, खुद पे भी हमें लगाम लगानी चाहिए। हम एक किस्म से उपहास हो गए, बन गए, खिल्लियाँ उड़ रही हैं हमारी। तो ये एक ट्रेंड इनको बदलना चाहिए। कुछ सेलेक्टेड प्रोग्राम्स ठीक आ रहे हैं, अदरवाइज मीडिया में हाय हल्ला हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। जी, चलिए हम अगला क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। अब हम जानना चाहेंगे आपसे कि जो पाकिस्तान और इंडिया, ये दो देश ऐसे हैं, दोनों एक ही देश हैं, अलग हुए हैं, बट आज भाईचारा बहुत ना के बराबर रह गया है। तो अब आगे आने वाले टाइम में ये एक कैसे हो सकते हैं, और ये आतंकवाद का मुद्दा, जो आतंकवाद है, ये कैसे खत्म हो सकता है? नहीं, भाईचारा तो अब रह ही नहीं गया, अब तो दुश्मनी बढ़ती जा रही है। वही तो बढ़ती जा रही है, जो आतंकवाद बढ़ता जा रहा है। हमारे प्रधानमंत्री ने बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया था जब वो अफगानिस्तान से लाहौर डायरेक्ट पहुंच गए थे। तो ये एक बहुत बड़ा एक उन्होंने अपनी तरफ से जेस्चर दिया था कि मैं आपसे दोस्ती के लिए तैयार हूँ। उसके बाद पठानकोट हो गया। पठानकोट वहाँ पे सबसे बड़ी समस्या पाकिस्तान में ये है कि प्रधानमंत्री नाम मात्र का है, आर्मी वहाँ पे डिक्टेट करती है, आर्मी हिंदुस्तान से उनकी बुरी तरह पिटी हुई है। वहाँ की आर्मी बड़ी कायर है। हिस्ट्री बताती है कि 1971 में जब हमारे साथ वो लड़े थे तो 93,000 उनके सोल्जर्स ने हमारे आगे सरेंडर कर दिया था। इतनी बड़ी हार तो दुनिया में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी किसी कंट्री की नहीं हुई कि इतनी बड़ी फोर्स ने एक साथ सरेंडर किया। वो आर्मी 93,000 भी हमारे पास रहे थे,
और उनको भी हमने काफी ब्रेन वॉश करने की कोशिश की थी। हमने का मतलब रॉ ने। मुझे आरएन कावत साहब ने खुद बताया था, जो रॉ के चीफ थे, कि उन्होंने एक स्पेशल टीम बनाई थी उस वक्त, और उन 93,000 को डेली ब्रीफिंग होती थी कि हमारे यहाँ की डेमोक्रेसी कैसी है, हमारी वर्किंग कल्चर कैसी है, हमारे यहाँ टॉलरेंस कितनी है, हमारी आर्मी कितनी डिसिप्लिन है, और हम लोग किस तरह इस देश को प्रोग्रेस पे ले जा रहे हैं। लीफलेट उनको डेली बांटे जाते थे जब तक वो हमारे कब्जे में रहे, और उनको ट्यूटरिंग भी की जाती थी कि आप यहाँ से जाएं तो अपने देश में इस किस्म का माहौल क्रिएट करें। कुछ समय तक वो रहा भी, जहां तक मैं समझता हूँ। कुछ रीजनेबल लोग थे, उन्होंने वहां कोशिश भी की थी, लेकिन वहां पे जब वो भुट्टो एक सिविलियन प्राइम मिनिस्टर बन गया, वो एंटी इंडिया था। उसके बाद उसको फांसी लटका के जियाओ लगा गया, उसकी कश्मीर पॉलिसी फिर शुरू हो गई। ही वॉज ए मेन डिस्ट्रॉयर ऑफ द पीस प्रोसेस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तब से वो फिर वो नवाज शरीफ बने, बेनजीर बनी, फिर वो तख्ता पलट हुआ, मुशर्रफ आ गया, वो सबसे बड़ा हिंदुस्तान के खिलाफ था। 26/11 हुआ, पार्लियामेंट पे अटैक हुआ। आज भी तो इन हालात में दोस्ती कहाँ रहेगी, कौन करेगा? ये तो इस तरह का अंडर करंट जो चल रहा है दोनों कंट्रीज में, ये तो कभी मुझे लगता नहीं जब तक हम पाकिस्तान का टुकड़े और नहीं करेंगे तब तक ये शांति आएगी। तब टुकड़े या फिर तो खत्म ही हो जाएगा पाकिस्तान। खत्म क्या हो गया, कंट्री और बनाओ उसको, उसके बाद वही आपस में लड़ते रहेंगे। ये तो बांग्लादेश उस तरफ है, और बांग्लादेश और पाकिस्तान अगर साथ साथ होते ये लड़ते रहते, इनकी फितरत है लड़ने। ये शांति से जहां भी रह नहीं सकते ये लोग। और इन्होंने जो कश्मीर का मुद्दा उठाया, कश्मीर तो हमारा हिस्सा है, हिस्टोरिकल फैक्ट्स है मेरे पास। कश्मीर की अगर हिस्ट्री लेके पाकिस्तानियों को बैठाएं, हमें बैठाएं, यूएन ने तो कुछ कंट्रीज बैठे, हम अपना तर्क देंगे, हम अपना, हमारे पास सब लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, लॉजिकल इश्यूज हैं हमारे पास, वो प्रूव कर देंगे कश्मीर हमारा हिस्सा। दे शुड गेट आउट ऑफ इट। कश्मीरियों को भड़का रहे हैं हम। एक नया ट्रेंड जो कश्मीर में अभी पत्थरबाजी का चला है, मैं आम जनता को ये बताना चाहता हूं कि जब ये हज पे मुस्लिम लोग जाते हैं, तो आपने देखा होगा आखिरी में वो पत्थर मारते हैं शैतान कि जो शैतान को हम मार रहे हैं और मारने के लिए आए थे, वो उसका एंड उस विजिट का उससे करते हैं, वो तो एंड करते हैं वहां से पत्थर मार के। नहीं, आपका जो भी शैतान हो उसको आप पत्थर मार। ये फिलोसफी इन्होंने कश्मीर के यूथ और जो अनसिविलाइज से लोग हैं, अनएजुकेटेड हैं, उनमें ये डाल दिया कि हमारी आर्मी और पुलिस ये शैतान, इनको पत्थर मारो। ये पत्थरबाजी उस एक रिलीजियस फिलोसफी का हिस्सा है कि ये शैतान है, ये एंटी मुस्लिम है, इनको आप पत्थर मारो। ये इस किस्म की जो रिलीजियस प्रीचिंग, जो कि उनके लिए खुद के लिए घातक है कश्मीरियों के लिए, ये उनके अंदर पहुंचाई जा रही है। उसका असर ये हो रहा है कि आप देख रहे हैं स्कूल जलने लग रहे हैं, बच्चों का भविष्य से खेल रहे हैं। गिलानी अपनी लड़की को, पोती को एग्जाम दिला रहा है, गरीब के बच्चे जो है वो घरों में बंद पड़े हुए हैं, वहां पे दवाइयां पहुंच नहीं रही हैं, खाने के सामान की कमी आ गई है। ये आम कश्मीरी वहां परेशान हो रहा है, और आम कश्मीरी इंडिया से अलग भी नहीं होना चाहता। सिर्फ ये 5-6 हैं, इनको पता नहीं गवर्नमेंट भी क्यों पाल रही है, मेरे समझ में नहीं रहा। और किसी कंट्री में होता तो अब तक इनको, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी डिसीजन दिया है कि कश्मीर के कुछ केसेस और कुछ क्रिमिनल्स, इनको इंडिया के किसी भी जेल में ट्रांसफर कर दो। इनको पता नहीं वहां कश्मीर की जेलों में क्यों रखते हैं, इनको उठा के तमिलनाडु की किसी जेल में ले जाकर बंद कर दें, वहां ट्रायल करें इनका। सही है, ये अच्छी बात है। इन सबको उठा के कश्मीर से बाहर ले जाए, किसी और जेलों में भेजें, वहां के कैदी इनको ठीक कर देंगे। वो तो कैदी अपना को ठीक कर देंगे। और इनका इलाज यही है, तभी कश्मीर में शांति आ सकती है। अदरवाइज ये 5-6 जो लोग हैं, फिर इन्होंने और कुछ गुमराह किए हुए हैं, वो तब तक सीधे नहीं होंगे जब तक गवर्नमेंट इन पे हार्श एक्शन कोई नहीं लेगी, और जो कि इस लाइन पे होना चाहिए कि इनको कश्मीर से उठा के दूसरे स्टेट में शिफ्ट करिए। जी जी, बिल्कुल सही बात है। तो अभी एक क्वेश्चन हम चलते चलते आपसे पूछते हैं, बाकी आप हमारे देश की जनता को फिलहाल जो ये माहौल चल रहा है इसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए,
पाकिस्तान से युद्ध तो नहीं होगा। जी। ये पाकिस्तान को पता है, उनके जनरल्स को भी पता है, उनके पॉलिटिकल लीडर्स को भी पता है कि हिंदुस्तान से युद्ध नहीं करना है, क्योंकि वो युद्ध अगर होता है, वो अगर करते हैं युद्ध, हम नहीं कर रहे हैं। हम युद्ध करेंगे तो ढंग का करेंगे, हम वैसा युद्ध करेंगे जो 71 में बांग्लादेश के लिए किया था। जी। और उसका मतलब ये होगा कि पाकिस्तान के टुकड़े करेंगे। वो हमारे यहाँ कोई ऐसी प्लानिंग अभी नहीं है, आगे हो सकती है, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। और ये एक विचार, एक पॉलिसी और एक ये थिंकिंग शायद किसी ना किसी कोने में हो भी रही होगी। पाकिस्तान कभी युद्ध नहीं करेगा, ये जिसको इंग्लिश में प्रॉक्सी वार बोलते हैं, कि युद्ध भी है और नहीं भी है। तो इस किस्म की ये चलते रहेंगे, कायरतापूर्ण हरकतें चलती रहेंगी। उधर के बॉर्डर के सिविलियंस परेशान हैं, मर रहे हैं, उनकी कवरेज को पाकिस्तान दबा रहा है। मैं पाकिस्तान के बड़े बड़े अखबार पढ़ता हूँ, सर्जिकल स्ट्राइक का वहां कोई बिल्कुल ब्लैकआउट है। मतलब एक ही खबर डॉन अखबार में छपी थी कि आर्मी और सिविलियंस में रिफ्ट है, उसी वक्त वहां के इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर को पाकिस्तान में हटा दिया गया। टोटल वहां पे मीडिया का ब्लैकआउट किया हुआ है, मीडिया वहां पे बिल्कुल घबराहट में है, आर्मी के खिलाफ कुछ नहीं लिख रहा है, बॉर्डर पे वहां जो बुरा हाल हो रहा है उसकी कोई रिपोर्टिंग नहीं है। हमारे यहाँ एग्जैक्ट रिपोर्टिंग है। अगर हमारे यहाँ 8 सिविलियन मरे हैं तो हमारे अखबार लिखते हैं, हमारा मीडिया बिल्कुल स्वतंत्र है इस मामले में। देशवासियों से यही है कि देश, जो पीछे सर्जिकल स्ट्राइक हुए तो बड़ा जबरदस्त यूफोरिया आया था कि बहुत अच्छा हो, बहुत अच्छा हो। वो इसलिए हुआ कि रोज हमारी कभी 1 लाश आ रही है, कभी 4 आ रही है, कभी 5 आ रही है। ये सिलसिला पिछले 20-25 साल से चलता है। ये हमारे लिए इतना सहन करना भी, मैं कहता हूं कि बड़ी शर्म की बात है। ये पहली दफा एक छोटी सी सर्जिकल स्ट्राइक है, ये बड़ी नहीं थी, कोई बहुत छोटी सी थी। इसको हम गुरिल्ला वारफेयर कह रहे हैं, कुछ भी कह सकते हैं, इसका कुछ भी नाम दे दें। अब इसको मेडिकल लाइन पे ले गए, सर्जिकल स्ट्राइक। इस किस्म की ये मजबूरी में हुई है, नहीं तो कुछ पोर्शन में तो इनको घुस के भी मार के आना चाहिए ओपनली, जिसको एक लिमिटेड वार कहते हैं। और वो हम करने में सक्षम है, और वो भागने में सक्षम है। वो भागने में सक्षम, ये भी मैं कह रहा था, वो हमारे सामने टिकेंगे नहीं। न्यूक्लियर थ्रेट का मैं देशवासियों का सबसे बड़ा जो एक इशू है, ये न्यूक्लियर थ्रेट बिल्कुल नहीं। अगर उसने, पाकिस्तान ने किसी न्यूक्लियर एक मिसाइल को भी उंगली दबा दी, पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। उसकी पूरी प्लानिंग है, पूरी तैयारियां हैं, देश प्रधानमंत्री के हाथ में पूरा सुरक्षित है। उनकी टीम में जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल जी है, बहुत कॉम्पिटेंट आदमी है। और ये जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, जो कुछ हुआ, ये उनकी ही मैं कहता हूँ दिलेरी के कारण हुआ। पहले इस पे NSA जो था, एक बाबू बैठा रखा था, मनमोहन सिंह फॉरेन मिनिस्ट्री का, वो बैठा रहा, 26/11 हुए, वो हुआ कुछ भी नहीं हुआ, कुछ कहते ही थे। तो देशवासियों को मैं आश्वस्त करता हूँ कि देश बिल्कुल सुरक्षित है। हमारी जो जमीन गई है वो वापस ही आएगी, हमारी 1 इंच की जमीन जाने वाली है। हाँ, कुछ फौज में जो और CRP हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस में कैजुअलिटीज हो रही हैं, उसका मुझे अफसोस है। ये रुकेंगी नहीं, थोड़ा बहुत ये चलेगा, लेकिन अब ये हो रहा है कि हमारा 1 मर रहा तो उधर 4 मर रहे हैं। अल्टीमेटली उनको स्टॉप करना पड़ेगा, हम स्टॉप नहीं होंगे। हम वी आर एग्रेसिव विद फुल कॉशन। देश सुरक्षित है, देश की सुरक्षा को कोई खतरा नहीं है। और इस बारे में मैं एक जागरूक नागरिक के नाते और एक पूर्व खुफिया अधिकारी के नाते ये आपको आश्वस्त करता हूँ कि ऐसी कोई घबराने की जरूरत नहीं।
हम एक बड़ी पावरफुल कंट्री और हर चीज़ को रिटेलिएट करने के लिए तैयार हैं। थैंक यू सर। तो देखा दर्शकों, अभी हमारे साथ में थे RK यादव जी, जो खुफिया एजेंसी के पूर्व अधिकारी हैं। जी हाँ, उन्होंने आपको सब कुछ तरीके से बताया कि हमारा देश कितना सुरक्षित है और कैसे हम अपने देश को संभाल सकते हैं।